हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल पावर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में परमाणु की संरचना और उससे संबंधित नियमों के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो का आनंद लेते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन के पास लगे हुए घंटे के बटन को जरूर दबाइए ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। परमाणु संरचना की बात करते हैं। फ्रेंड्स, परमाणु संरचना और नियम के बारे में आज हम देखेंगे। परमाणु संरचना और नियम और उससे संबंधित जो टर्म है उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं एटॉमिक संरचना यानी कि परमाणु संरचना। परमाणु क्या होता है? सबसे पहले जब तक फ्रेंड्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की जब तक खोज नहीं हुई थी तब तक परमाणु को ही प्रकृति का सूक्ष्मतम कण माना गया था। जब तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की जब तक खोज नहीं हुई थी तो प्रकृति का जो सूक्ष्मतम कण है वो हम परमाणु को ही मानते थे। जब इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की जब खोज हुई तो प्रकृति के मूल कण जो सूक्ष्म हुए वो कौन से हो गए? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ही हुए, क्योंकि परमाणु भी मूलतः किससे बना हुआ है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। ठीक है, इसलिए परमाणु प्रकृति का सूक्ष्मतम कण नहीं होता, क्योंकि ये खुद किससे बना होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए प्रकृति का सूक्ष्मतम कण परमाणु को नहीं माना जाता। पहले पहले जब तक इलेक्ट्रॉन वगैरह की जब तक खोज नहीं हुई थी तो हम प्रकृति में सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु को ही मानते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की जब खोज हुई थी, जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की जब खोज की थी, तब हम प्रकृति के जो सूक्ष्मतम कण है किसको मानने लगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तीनों को ही मान लगे, क्योंकि ये तीनों ही क्या है? परमाणु के ही भाग है। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या नहीं मानते? परमाणु को प्रकृति के सूक्ष्मतम कण नहीं मानते। ठीक है, अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं? नाभिक। ठीक है, परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है उसको हम नाभिक कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियस। ठीक है, नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कोई भी परमाणु है उसका नाभिक है, परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ परमाणु के स्ट्रक्चर की, जैसे मान लो ये हमारा परमाणु है, परमाणु के बीच में ये नाभिक है। ठीक है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस में इससे होता है? नाभिक में होता है। ठीक है, और ये बाह्यतम कक्षा में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस से देखेंगे। ठीक है, अब नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, परमाणु की कक्षा कैसी होती है? दीर्घवर्तीय। दीर्घवर्तीय कहने का मतलब फ्रेंड, दीर्घवर्तीय मतलब कि इस टाइप से होती है। ठीक है, इसको हम दीर्घवर्तीय बोलते हैं। ठीक है, दीर्घवर्तीय यानी कि एलिप्टिकल होती है। ठीक है, अब फ्रेंड्स, जो परमाणु संरचना से जो संबंधित टर्म्स है यानी कि परिभाषा है, जैसे कि नाभिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाभिक की। नाभिक क्या होता है कि यह क्या होता है? परमाणु का क्या होता है? केंद्रीय सघन भाग होता है। ठीक है, ये परमाणु क्या होता है? केंद्रीय भाग, यानी कि अगर पूछ ले एग्जाम में कि परमाणु का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है तो वो क्या होता है? नाभिक होता है। ठीक है, नाभिक में उसके बाद पूछते हैं कि नाभिक में कौन से कण स्थित होते हैं? तो नाभिक में हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। ठीक है, नाभिक में हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। ठीक है, नाभिक के चारों क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इसी को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। ठीक है, परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है उसमें क्या स्थित होता है? नाभिक स्थित होता है। ठीक है, नाभिक में कौन से कण स्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। अब नेक्स्ट हम फ्रेंड्स बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन क्या होता है? ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है? इसको हम प्रकृति का मूल कण मानते हैं। ठीक है, ये प्रकृति का क्या होता है? मूल कण होता है। प्रोटॉन क्या होता है? एक स्थिर कण होता है जो कि नाभिक में स्थित होता है। ये मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन क्या है? एक स्थिर कण है जो कि नाभिक में स्थित होता है। ठीक है, अब प्रोटॉन पर हम बात कर लेते हैं कि कौन सा आवेश होता है। तो प्रोटॉन पर हमेशा पॉजिटिव आवेश यानी कि धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, अगर पूछ ले एग्जाम में कि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है तो प्रोटॉन पर हमेशा धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव आवेश होता है। ठीक है, अब प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा देख लेते हैं कि एक प्रोटॉन पर कितने कूलाम आवेश होता है। तो एक प्रोटॉन पर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर क्या होता है? आवेश होता है। यानी कि अगर एग्जाम में पूछ ले कि एक प्रोटॉन पर कितने कूलाम आवेश होते हैं तो कितने होते हैं? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको प्लस का और माइनस का जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको प्लस का और माइनस का ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में -1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिखा है,
यानी कि एग्ज़ाम अगर 1.6 माइनस का, ठीक है, इंटू में 10 की घात -19 लिखा है तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, क्यों गलत होगा? क्योंकि प्रोटॉन पर हमेशा धनात्मक आवेश होता है, ये क्या है, ऋणात्मक आवेश। इसकी वैल्यू किसके लिए होती है? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ठीक है, तब प्रोटॉन के संदर्भ में माइनस का नहीं देखा जाता, हमेशा पॉजिटिव देखा जाता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? प्लस में 1.6 × 10⁻19 कूलाम होगी। ठीक है, कितनी होगी? प्लस में 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम फ्रेंड्स बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन क्या होता है? यह भी एक स्थिर कण होता है। न्यूट्रॉन भी किस में पाया जाता है? नाभिक पाया जाता है। फ्रेंड्स, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं दोनों ही किस में पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है? एक आवेश रहित कण होता है जिसमें कोई तरह का आवेश नहीं होता है। तो अगर एग्जाम पूछ ले कि इसमें से कौन सा कण है जो आवेश रहित होता है, तो न्यूट्रॉन, यानी कि हम बोल सकते हैं न्यूट्रॉन यानी कि उदासीन। ठीक है, अगर एग्जाम पूछ ले कि उदासीन कण इनमें से कौन सा होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो इनमें से उदासीन कण कौन सा होता है? न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई तरह का आवेश नहीं होता, तब भी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों स्थिर रह सकता है। अगर प्रोटॉन स्थित हो, अगर बाई चांस बात कर लो कि अगर प्लस प्लस आवेश पास में आते तो हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, यानी कि एक दूसरे क्या करता है? विकर्षित करते हैं। ठीक है, अगर प्लस और माइनस हो तो एक दूसरे क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो नाभिक में कोई तरह का, नाभिक में जो न्यूट्रॉन स्थित होता है उस पर कोई तरह का आवेश नहीं होता। ठीक है, तभी नाभिक में प्रोटॉन रह सकता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि द्रव्यमान के बारे में। तो इसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है। किसका? नाभिक का, सॉरी, किसका? न्यूट्रॉन का। ठीक है, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो जब तक समाप्त हो जाए, वीडियो के एंड होने के बाद ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ताकि आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से जो रिलेटेड जो आपकी टर्म्स हैं, अगर ये जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस क्लास को लेना बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ताकि आपके जो भी डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो सके, तभी आपका चैप्टर पूरा समझ में आएगा। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? यह क्या होता है? अस्थिर कण होता है। इलेक्ट्रॉन अस्थिर कण क्यों होता है? क्योंकि ये मान लो परमाणु का नाभिक है और ये परमाणु की कक्षा है। ठीक है, चारों नाभिक है, चारों क्या होती है? कक्षा होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या स्थित होता है? इन कक्षाओं में स्थित होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इन कक्षाओं में स्थित होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इन कक्षाओं पर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इन कक्षाओं पर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को क्या मानते हैं? अस्थिर कण मानते हैं। अब नेक्स्ट हम बात मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर फ्रेंड्स हमेशा कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश, यानी कि नेगेटिव आवेश किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलाम आवेश होता है? तो -1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। ये फ्रेंड्स, ये वैल्यू आपको याद रखनी, ये एग्जाम में डायरेक्ट एज इट इज़ पूछी जाती है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलाम आवेश होता है। तो -1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। अगर यहाँ पर बात थी प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन में कितना होता है? +1.6 × 10⁻19। यहाँ पर आपको प्लस और माइनस का ध्यान रखना। ठीक है, अगर बात है इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव आएगा और प्रोटॉन के लिए क्या आएगा? पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक आएगा। प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के हमेशा बराबर होता है। ये मैंने आपको बता दिया कि प्रोटॉन का आवेश हमेशा किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश के बराबर होता है। दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम के बराबर होती है। दोनों के आवेश दोनों के बराबर है, लेकिन एक दूसरे की प्रकृति क्या विपरीत है, यानी कि प्रोटॉन का चिन्ह क्या है? प्लस है और इलेक्ट्रॉन का चिन्ह क्या है? ऋणात्मक है। ठीक है, इसलिए दोनों की प्रकृति क्या है? विपरीत है। ठीक है, और दोनों का आवेश क्या है? समान है। अब हम फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन में गतियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन क्या एक अस्थिर कण है, इसलिए इसमें दो तरह की गतियाँ होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है चक्रण गति और एक होती है कक्षीय गति। ठीक है, चक्रण गति में क्या होता है कि जैसे मान लो मैं बात करूँ, ये जैसे नाभिक के परमाणु का, ये क्या है? इसकी चारों कक्षा है। तो चक्रण गति में क्या होता है कि जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा? अपनी कक्षा में क्या करेगा? ये एक बिंदु पर रहते हुए क्या करेगा? लट्टू की भांति क्या होता है? घूमता है। इसको हम क्या बोलते हैं? चक्रण गति, यानी कि स्पिन मोशन। इसको हम एक तरह से लट्टू की भांति भी दे सकते हैं। आपने बचपन में देखा होगा कि हम जैसे लट्टू घुमाते थे, तो लट्टू क्या होता था? अपने अक्ष पर क्या करता था? घूमता था। तो उसको हम क्या बोलते हैं? चक्रण गति, यानी कि स्पिन मोशन बोलते हैं। कक्षीय गति में क्या होता है
कि ये अपने बिंदु पर, ये जैसे मान लो इस जगह पर रहता है, वो क्या करता है, चारों ओर क्या करता है, गति करता है। इसको हम फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, कक्षीय गति। अगर फ्रेंड्स बोल दें कि परमाणु का जो मॉडल है किसके समान है, तो परमाणु का जो मॉडल है वो सौरमंडल के समान है। क्योंकि सौरमंडल में क्या होता है, सौरमंडल में जो उसका केंद्र होता है, सौरमंडल केंद्र क्या होता है, सूर्य होता है, और सूर्य के चारों ओर क्या करता है, सारे ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। तो हम परमाणु का जो मॉडल है सौरमंडल के समान समझ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम फ्रेंड्स बात कर लेते हैं परमाणु संरचना नियम के बारे में, लॉज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। हमने फ्रेंड्स सबसे पहले क्या देखे थे, परमाणु संरचना देखी थी। अब परमाणु संरचना के बाद हमने परमाणु की जो संबंधित जो परिभाषा यानी कि टर्म्स है उसके बारे में देखा था। अब फ्रेंड्स हम परमाणु संरचना के रिलेटेड जो नियम होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक परमाणु क्या होता है, सामान्य अवस्था में हमेशा क्या रहता है, आवेशित होता है। जब तक किसी परमाणु को हम क्या कर नहीं करें, आवेशित नहीं करें, हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा आवेशित रहेगा, आवेश रहित रहेगा। ठीक है, जब तक उसको आवेशित नहीं किया जाए। यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर में होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसलिए सामान्य अवस्था में परमाणु क्या होता है, आवेश रहित होता है। क्यों, क्योंकि किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए सामान्य अवस्था में क्या होते हैं, ये आवेश रहित होती है। यानी इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि धनावेश, टोटल जो धनावेश है वो किसके बराबर होता है, ऋणावेश के बराबर। यानी कि पॉजिटिव जो आवेश है वो किसके बराबर होता है, नेगेटिव आवेश के बराबर होता है। इसलिए सामान्य अवस्था में क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, आवेश रहित होता है। ठीक है, परमाणु। अब नेक्स्ट हम फ्रेंड्स बात कर लेते हैं परमाणु में विद्यमान कक्षाएं। ठीक है, परमाणु में जो विद्यमान कक्षाएं होती है, परमाणु में जो विद्यमान कक्षाएं होती है उनको हम किससे डिनोट करते हैं, के, एल, एम, एन से। ठीक है, परमाणु में जो कक्षाएं होती है उनको हम के, एल, एम, एन से व्यक्त करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण किसके नियम से होता है, 2n² नियम से होता है। ये फ्रेंड्स नियम है, 2n² का नियम होता है, जो कि परमाणु की जो कक्षाएं होती है जिनको हम के एल एम एन मानते हैं। के एल एम एन क्या है, परमाणु की कक्षाएं होती है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है या फिर इलेक्ट्रॉनों को जो भरते हैं हम किस नियम से भरते हैं, 2n² के नियम से बनते हैं। यहाँ पर n का मतलब क्या होता है, कक्षा की संख्या। ठीक है, कितनी नंबर क्लास है। ठीक है, यानी कि पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं। किस नियम से करते हैं, 2n² के नियम से करते हैं। ठीक है, किस नियम से करते हैं, 2n² के नियम से करते हैं। अगर मैं बात करूँ पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वितरण की, तो पहली कक्षा में वितरण कैसे होगा, 2 इंटू में n, यानी कि n का मतलब यहाँ पर क्या है, n बराबर में 1 है। ठीक है, यहाँ पर n का मतलब क्या है, 1, यानी कि 2 इंटू 1 का स्क्वायर, n की जगह यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 1, यानी कि 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 को 2 से गुणा के कितना होगा, 2, यानी कि के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, 2। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एल कक्षा की। एल कक्षा कौन सी, दूसरी कक्षा। तो यहाँ पर दूसरी कक्षा का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से गुणा करें कितना आएगा, 8। अब हम बात करते हैं तीसरी कक्षा की। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तीसरी कक्षा की अगर मैं बात करूँ, तीसरी कक्षा में क्या है, तो n की वैल्यू कितनी, 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 9 का 2 से गुणा किया 18। ठीक है, अब बात होगी चौथी कक्षा की, यानी कि चौथी कक्षा n कक्षा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 16 का 2 से गुणा किया 32। ठीक है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 कैसे आए, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर लिखी है हमने 1, 2, 3, 4, बाकी आपको 2 तो सूत्र का ही है, बाकी ये हमने n की वैल्यू लिखी है 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4। तो k कक्षा के लिए n की वैल्यू कितनी है, 1, l कक्षा के लिए कितनी है, n की वैल्यू 2, m के लिए कितनी है, 3, और n के लिए 4 है। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स आपको एक एग्जांपल के तौर में बताया कि एग्जांपल से हम इस क्वेश्चन को कैसे समझ सकते हैं। हमारे पास में एक फ्रेंड्स एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक मैंने बताया आपको, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन एक तरह की क्या होती है, गैस होती है। ऑक्सीजन क्या करता है, सभी जीवधारी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु कितना का परमाणु क्रमांक जो है वो कितना है, 8 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा, तो इलेक्ट्रॉन वितरण कैसे होगा, सबसे पहले बात करते हैं के कक्षा की। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2, यानी कि पहली कक्षा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 2n² नियम की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ 2n² नियम की बात करूँ, 2n² नियम से लगेगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, 1, 1 का स्क्वायर
एक एक को 2 से गुणा किया 2, और दूसरी कक्षा यानी कि एल कक्षा ही है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से गुणा किया 8। अब फ्रेंड्स आप अगर 2 और 8 को अगर ऐड करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लेकिन ऑक्सीजन का परमाणु कितना होता है, 8 होता है। तो कैसे सेटल बैठेगा हमारा ये फॉर्मूला, वो हम देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे हम इसको सेटअप करेंगे। तो मैंने आपको आगे इसमें बता रखा है कि एल कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह नहीं भरेंगे। क्यों नहीं भरेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं भरेंगे, क्योंकि क्या होगा कि हमारे को आवश्यकता कितनी की है, 6 इलेक्ट्रॉन की है, और भर कितने सकते हैं, 8। समझ में आ रही है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आपको अच्छे समझना है ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। यहाँ से देखना वीडियो को, अगर आपको समझ में नहीं है तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक लेके भी समझ सकते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे मान लो परमाणु क्रमांक कितना है हमारे पास में, 8 है। यहाँ पर परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का कितना है, ठीक है, 8 है। तो हमारे को इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी करनी है, 8 करनी है, क्योंकि परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक की अगर मैं बात करूँ तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। या तो प्रोटॉनों की संख्या 8 होगी या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक किसको बोलते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो हमारे पास में ये के कक्षा के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एल कक्षा के लिए, एल कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। एल कक्षा की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, एल कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन हमारे को कितने चाहिए, 6, क्योंकि 6 और 2 जब हम ऐड करेंगे तभी तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि हमारे परमाणु क्रमांक कितना करना, 8 करना है। यानी हमारे को कितने इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे, ठीक है। जब मेरे को इसमें 6 इलेक्ट्रॉन करने होंगे, यहाँ पर मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन करना है, 6 इलेक्ट्रॉन करना है, लेकिन है कितने, आ कितने सकते हैं इसमें, 8। तो अगर इसमें 6 भर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें मुक्त कितने रह जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में होगा कि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मैंने आपको आगे एक्सप्लेन भी कर रखा है, ठीक है। तो आपको इसमें एक्सप्लेनेशन भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि एल कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से नहीं भरेंगे। एल कक्षा में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे क्योंकि परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या बराबर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो ये मैंने आपको बताया था कि एल कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से नहीं भरेंगे क्योंकि परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, प्रोटॉन की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। अब तक इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बराबर कितने होंगे, 2,6 ही होंगे, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएंगे, मुक्त रह जाएंगे, क्योंकि अष्टक ही पूरा करना होता है हमेशा परमाणु का, ठीक है। बाहरी कक्षा को क्या करना होता है, पूरा करना होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कितने के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और बाकी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाएंगे, क्योंकि एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो 2 और 6 जब 8 करेंगे तो हमारा तो काम वैसे ही बन गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में मुक्त रह जाएंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में होगा, ठीक है। आगे इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से और बताऊँगा, ठीक है। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि एल कक्षा के इलेक्ट्रॉन, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट कक्षा के इलेक्ट्रॉन, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। लास्ट कक्षा के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे, और पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। तो 2 और 6 कितने होगा, 8, यानी परमाणु क्रमांक हमारा कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 की, क्योंकि इसमें कितने सकते हैं, 8 आ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपको अगर ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा तो आप, अगर आपको नहीं समझ में आए एग्जाम्पल ये फिर भी, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल और बता देता ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको पहले ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक के बारे में, अब नेक्स्ट हम सिलिकॉन परमाणु क्रमांक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना, तो 14 होता है, ठीक है। तो हमारे को नाभिक में क्या चाहिए, नाभिक में 14 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक तो क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है। तो इसकी जो प्रथम कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यानी अगर मैं 2n² नियम लगाऊँ, 2n² नियम लगाऊँ तो इसमें 2 × a का स्क्वायर कितना होगा, 2। अगर एल कक्षा की बात करूँ तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 × 2 8। अगर मैं तीसरी कक्षा की बात करूँ, तीसरी कक्षा में 2 × तीसरी कक्षा यानी कि n की वैल्यू कितनी, 3, 3 का स्क्वायर कितना, 9 × 2 18। हमारे को चाहिए इसमें कितने, 14, लेकिन
आ कितने सकते हैं इसमें 18, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, यानी 4 इलेक्ट्रॉन आप और ग्रहण कर सकते हो कि ये इस परमाणु की विशेषता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर सकता है। इसलिए हम फ्रेंड सिलिकॉन जो परमाणु होते हैं उसमें अशुद्धियाँ मिलाते हैं, ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन जो परमाणु होते हैं उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं, इसमें अशुद्धि मिला सकते हैं। अगर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि इसमें फ्री स्पेस नहीं रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से ग्रहण करेगा, ठीक है, तो फ्री स्पेस रहना जरूरी होता है, ठीक है। तो सिलिकॉन परमाणु का कितना होता है, 14 होता है। तो इसकी प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं। दूसरी में कितने आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 कितने, 10। और तीसरी में कितना आएंगे, 4, 8 और 4 12, 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन। लेकिन तीसरी में आ कितने सकते हैं, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि तीसरी में कितना आ सकते हैं, तीसरी में आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारे को चाहिए कितने, इसमें कितने चाहिए, इसमें हमारे को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो प्रथम हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तीसरी में कितने हो गए, 8, और तृतीय में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, ठीक है। तो प्रथम कक्षा में आपको समझ में आ गया, प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, और दूसरी कक्षा में कितने आ गए, 8, यानी कि 2 और 8 ऐड करें यानी कितने हुए, 10, और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4, 8 10, 8 और 2 10, 10 और 4 14 इलेक्ट्रॉन हमारा यानी कि परमाणु क्रमांक 14 पूरा हो गया, ठीक है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं, ठीक है। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए इसमें क्या रहता है, 14 तो इसकी तृतीय कक्षा में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वो कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या रहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। तृतीय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, ठीक है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इसमें पूछ ले कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है, अगर इसमें पूछे मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, तो मैंने आपको तृतीय कक्षा का बताया, तृतीय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। अपन ने इसमें से कितने यूज ले लिए, 4, यानी कि 4 तो हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी 18 में से 4 लेस करो कितने रहे, 14, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 14, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन इसमें और आ सकते हैं, यानी कि इतना स्पेस है इसमें, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में जो स्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। किसी कक्षा के जो अंतिम कक्षा में जो स्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये हमारे पास एक परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो बाह्यतम कक्षा में मान लो मेरे 1 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस उदाहरण में बताया था कि सिलिकॉन में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, और ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन अच्छे समझ में आएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। प्रत्येक परमाणु क्या करता है, अंतिम कक्षा को पूर्ण करने का हमेशा फ्रेंड्स क्या करता है, प्रयास करता है। ये हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि प्रत्येक परमाणु क्या करता है, अपनी कक्षा को पूर्ण करने का हमेशा प्रयास करता है। इसलिए परमाणु क्या करता है, दूसरी कक्षा से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और अपना अष्टक पूरा करने का प्रयास करता है। इसी को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, अष्टक का नियम बोलते हैं। ये आपने 9th-10th की क्लास में पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। न्यूलैंड नाम वैज्ञानिक ने अष्टक का नियम दिया था, उसने बताया था कि किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में क्या होना चाहिए, लगभग 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होना चाहिए, ठीक है, तभी परमाणु क्या होता है, संतुष्ट होता है। लेकिन एक्चुअल में कोई परमाणु संतुष्ट नहीं होता, ठीक है। अगर परमाणु संतुष्ट हो जाएगा तो उसकी जो रासायनिक क्रिया है वो रुक जाएगी, ठीक है। परमाणु के बीच में जो स्थानांतरण होता है जो इलेक्ट्रॉनों का, वो स्थानांतरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तभी किसी चालक में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। क्योंकि हम देखते हैं कि तांबा वगैरह होती है, ठीक है, और चांदी होती है, इनमें क्या होती है, बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में साझा करते हैं, तभी क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो प्रत्येक परमाणु क्या करता है, अपनी कक्षा को क्या करना चाहता है, पूर्ण करना चाहता है। इसलिए क्या करता है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स ये सारा अभी तक हमने क्या पढ़ा है, परमाणु के जो रिलेटेड जो परमाणु के जो नियम थे, ठीक है।
परमाणु संरचना के जो नियम थे वो हमने सारे पूरे कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम फ्रेंड्स बात कर लेते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, किसी परमाणु के जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब इन्हीं को मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं इसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो उसके बारे में देख लेते हैं। आप देखिए, अंतिम कक्षा के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, नाभिक से दूर होने के कारण इन पर लगने वाला जो आकर्षण बल है उसका मान क्या होता है, कम होता है। अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मैं बात करूँ, जैसे मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ आगे, ठीक है, आपको डायग्राम से बताऊंगा, पहले आपको इसकी थ्योरी बताता हूँ, ठीक है। तो अंतिम कक्षा के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, नाभिक से अगर दूर होते हैं तो इन पर लगने वाला जो आकर्षण बल है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब इन कक्षाओं पर अगर मैं थोड़ा सा क्या लगा दूँ, वैद्युतिक बल लगा दूँ, ठीक है, इन कक्षाओं पर अगर मैं थोड़ा सा वैद्युतिक बल लगा दूँ, या अगर मैं क्या कर दूँ, इनको ऊर्जा दे दूँ, जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे मैं सिलिकॉन जर्मेनियम की बात करूँ, तो उनमें अगर मैं ऊष्मा का मान बढ़ाता हूँ तो क्या होता है, चालकता बढ़ती है, ठीक है। तो इन पर क्या करूँ, अगर मैं थोड़ा सा वैद्युतिक बल या ऊर्जा लगाऊँ तो अपनी कक्षाओं से ये क्या करते हैं, पलायन कर जाते हैं। इन्हीं को हम फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इन्हीं को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मतलब कहने का फ्रेंड्स ये है कि कोई हमारे पास परमाणु है, जैसे अब मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो आप जब डायग्राम समझेंगे तो आपको अच्छे से हर चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे ये फ्रेंड्स हमारे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। तो डायग्राम में ये हमारे पास नाभिक बना हुआ है एक, ठीक है, ये हमारे पास नाभिक बना हुआ, नाभिक में ये हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसे होता है। अब ये इसके आपको नीले नीले दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यानी कि बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आपको ये फ्रेंड्स ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये आपको एक और ये दो इलेक्ट्रॉन क्या है, सबसे बाह्यतम कक्षा में स्थित है, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, इससे थोड़ा अंदरूनी सिरे में स्थित, जो अंदरूनी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर मैं फ्रेंड्स इसमें अगर कॉन्सेप्ट की बात करूँ, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि नाभिक इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में से, यानी कि अगर मैं दोनों कक्षाओं की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ, ये मान लो ये मेरी बाह्यतम कक्षा, ये मान लो 1 2 3, ये मान लो मेरी तीसरी कक्षा है, और ये अंदर वाली मेरी कौन सी कक्षा है, दूसरी कक्षा है, अंदर वाली ये कक्षा है, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अंदर वाली ये मेरी कौन सी कक्षा है, दूसरी कक्षा है मान लो, ठीक है, और ये मेरी सबसे अंदर वाली पहली कक्षा है, और सबसे बाहरी वाली कक्षा तीसरी कक्षा है, ठीक है। ये सबसे बाहरी वाली तीसरी और उससे कम वाली दूसरी कक्षा है, ठीक है। तो अब आप ये मेरे को बताइए कि ये जैसे नाभिक है, तो नाभिक तीसरी कक्षा पर ज़्यादा बल लगाएगा या फिर दूसरी कक्षा पर ज़्यादा बल लगाएगा। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसका जवाब दूँ तो इसका जवाब क्या होगा कि जो बाहरी कक्षा जो होगी उस पर लगने वाला बल का मान क्या होगा, हमेशा कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि जैसे जैसे क्या होती है, परमाणु की कक्षा नाभिक से दूर होती जाती है, तो उस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला जो फोर्स है यानी बल का मान है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। यानी कि मैं बात करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक छोटे से उदाहरण के तौर पर समझाऊँ, जैसे हम अपने घर में स्थित है, तो घर में हम पेरेंट्स से बंधे हुए, हम अपने इच्छानुसार कोई भी काम नहीं कर सकते, हमारे को सारे गाइडलाइन फॉलो करने पड़ते हैं। वहीं हम थोड़ा घर से दूर है, ठीक है, तो हमारे को इतनी बाउंडेशन नहीं होते, तो हम अपने आराम से अपना काम कर सकते हैं, तो हमारा बाउंडेशन जो बल है वो कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स यही सेम बात लगती है नाभिक में, ठीक है। नाभिक में जैसे परमाणु में क्या होता है, जैसे नाभिक है, तो नाभिक क्या करता है, जो अंदर वाली जो कक्षा है, इसकी जो पास वाली कक्षा है उस पर ज़्यादा बल लगाता है, ठीक है, और जो सबसे भारी वाली कक्षा होता है उस पर कम बल लगाता है। इसी के कारण क्या होता है, ये जो भारी कक्षा जो होती है, भारी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है इस पर थोड़ी सी अगर आप ऊर्जा लगाओ तो ये क्या करता है, अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यानी कि बाह्यतम कक्षा का वह इलेक्ट्रॉन जिस पर थोड़ा सा बल आरोपित करने पर वह अपनी कक्षा को छोड़कर चला जाता है, उसी को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। और इस बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से ज़्यादा आकर्षण बल से नहीं बंधा होता, इसलिए अपनी कक्षा को छोड़ के चला जाता है। जबकि ये जो अंदर वाला जो यहाँ पर भी मान लो एक इलेक्ट्रॉन होगा मान लो, ठीक है, ये मान लो जो पहली कक्षा इस पर भी इलेक्ट्रॉन होगा मान लो, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से थोड़ा ना निकल जाएगा, इस पर इसको निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, इसको आप आसानी से नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ये नाभिक के पास में स्थित है, और नाभिक के जब पास में स्थित कोई इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको निकालने का हमारे को बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। वहीं कोई इलेक्ट्रॉन दूर होता है
अपनी कक्षा, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन था, तो ये नाभिक से थोड़ा दूर था, इसलिए इस पर अगर थोड़ा सा बल लगे तो ये अपनी कक्षा को छोड़कर चला जाता है। इसी को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये मैंने आपको ये फॉर्मूले के द्वारा भी बताया, ठीक है। तो नाभिक के द्वारा जो लगने वाला बल है यानी कि फोर्स है, वो दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो नाभिक के द्वारा जो लगने वाला आकर्षण बल है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, अगर मैं दूरी को बढ़ाऊँ, अगर मैं परमाणु के नाभिक से अगर इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ाऊँ, तो लगने वाला जो आकर्षण बल है उसका मान क्या होगा, हमेशा कम होगा, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, यही मैंने आपको समझाया, ठीक है। अगर मैं दूरी को कम कर दूँ, यही मैं मान लो प्रथम कक्षा में चला जाऊँ, अगर यहाँ पर कोई स्थित की इलेक्ट्रॉन है प्रथम कक्षा में, ठीक है, तो ये आसानी से थोड़ा निकल पाएगा, ठीक है। तो इस पर लगने वाला जो बल है वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस फॉर्मूले से अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।